जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम 10th क्लास की एनसीईआरटी भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 और इसकी शुरुआत की गई है चैप्टर की समय की शुरुआत से। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में कि समय की शुरुआत से फिर कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, हमें चैप्टर की स्टार्टिंग की गई है समय की शुरुआत से। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना देरी किए। तो इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि मानव कब किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें मानव हम क्या कह सकते हैं, मानव कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें देखेंगे कि ऐसा कौन सा टाइम था, किस रूप में और कब सबसे पहले मानव अस्तित्व में आया। और ऐसा कहा जाता है कि अब से 56 लाख साल पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों को देखा गया था जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले, कालांतर में लुप्त हो गए, मतलब जो समय के साथ साथ लुप्त हो गए हैं। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हम आगे आधुनिक मानव कहा, जिन्हें हमने आगे आधुनिक मानव कहा, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। यानी कि आज के टाइम में जिसे हम मानव कहते हैं, आधुनिक मानव के रूप में जानते हैं, तो वो अब से करीब 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ था। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या फिर अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर से मांस निकालकर, जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से या कंदमूल, फल और बीज आदि बटोर कर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्हें पत्थरों से औजार बनाना और आसपास जो उसकी आपस के बातचीतें थी उनसे बातचीत करना सीखा। तो उन्होंने धीरे धीरे, तो पहले क्या करते थे ये लोग, पहले तो ये एक दूसरे को मार के खा जाते थे। जो प्राणी रहते थे उनको मार के खाते थे, मांस निकाल कर खाते थे, मरे हुए प्राणियों का मांस खाते थे, साथ ही साथ जानवरों का शिकार करते थे या पेड़ पौधों से जो भी उन्हें खाने के लिए मिलते थे, फल वगैरह, उनको खा लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्हें पत्थरों से औजार बनाना आया और आपस में उन्होंने क्या किया, फिर बातचीत करना भी सीख लिया। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई तरीके अपना लिए, पर शिकार और संग्रह करके, यानी कि इधर उधर से खाने की चीज़ें तलाशने बटोरने का तरीका भी चलता रहा। यानी कि हालांकि मनुष्य ने भाई यहाँ पर काम सीख लिए थे, भोजन जुटाने के तरीके भी सीख लिए थे, लेकिन फिर भी इधर उधर से चीज़ें तलाशने का काम जो था, वो जो तरीका था इनका, वो भी चलता रहा साथ ही साथ। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज, यानी कि हंटर गैदरर सोसाइटीज़ हैं जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। यानी कि आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो शिकार के द्वारा ही अपना भोजन करते हैं इकट्ठा। इसलिए हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या फिर नहीं। यानी कि आज के टाइम में अगर हम ऐसे लोगों को देखें तो क्या हमें आज के टाइम में ऐसे लोगों से हमें पुराने वाले लोगों के बारे में जानकारी मिल सकती है? नहीं। तो आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्म, यानी कि जो उनके फॉसिल्स होते हैं, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारी की खोजों से मिलती है। तो मानव इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उनके जीवाश्म से, पत्थर के जो उनके औजार थे उनसे, और जो गुफाओं पर उन्होंने चित्रकारी की है, पेंटिंग्स बनाई हैं, उनसे। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास रहा है। अक्सर ही जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई, अधिकांश विद्वानों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। मतलब जब एक चीज़ें स्टार्टिंग में खोजी गई थी तो पहले तो वैज्ञानिकों, जो विद्वान लोग थे, उन्होंने मना ही कर दिया, इनकार कर दिया इस चीज़ों को मानने से कि जीवाश्म ये प्रारंभिक मानवों के हैं। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। यानी कि नहीं, ये भी शक था कि क्या ये लोग औजार बना सकते हैं पत्थर के, या फिर ये जो रंगीन चीज़ें हैं, क्या रंग रोगन है, क्या इनको ही बना सकते, इतनी एबिलिटी थी उनमें। तो इसको भी उन्होंने शक की नज़र से देखा। एक अरसे के बाद ही इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। यानी कि एक लंबे टाइम के बाद ही इनको अच्छे से और सच्ची तरीके से स्वीकार किया गया कि हाँ, ऐसा भी था। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों, यानी कि उन स्पीसीज के जीवाश्मों में मिलता है जो कि अब लुप्त हो चुकी हैं।
उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। यानी कि इनके जो शरीर के लक्षण हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं, शारीरिक लक्षण है, इनके आधार पर इनको भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण के द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ पर दबे हुए उनके अवशेष मिलते हैं उनको वहाँ से निर्धारित किया जाता है, वहाँ से निर्धारण किया जाता है इनका। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी कि काल का पता चल जाता है, यानी कि उनके टाइम पीरियड का पता चल जाता है, तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। यानी कि जब एक बार उनके भाई हमें पता चल जाएगा कि कौन से टाइम पीरियड के हैं, कौन से काल के हैं, तो तब फिर हमें मानव के विकास का जो क्रम है उसको निर्धारित करना फिर कठिन काम नहीं रह जाता। ये लगभग 200 साल पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोजें की गई तो अनेक विद्वान यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों जैसी अन्य चीज़ें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबंध रखती हैं। विद्वानों की यह हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर है उसने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्यों को भी बनाया। यानी कि ये लोग ऐसा मानते थे कि यहाँ पर बाइबल के अनुसार ही चलते थे कि बाइबल के जो ओल्ड टेस्टामेंट में ये अभिव्यक्ति की गई थी, ये धारणा थी वहाँ पर कि जो परमेश्वर है, भगवान मानते हैं जिसको, ये अपना परमेश्वर को, कि परमेश्वर ने जब ये सृष्टि की रचना की, ये संसार बनाया, करते समय उसने अन्य प्राणियों के साथ साथ ही मनुष्य को भी बनाया। विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण देखिए, इसमें बताया गया है। तो अगस्त 1856 में जब एक मजदूर जो कि जर्मनी के डैसेलडोर्फ नगर के पास में था, मजदूर नियंडर घाटी में चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें एक खोपड़ी और एक अस्थि पंजर के कुछ टुकड़े मिल गए। यानी कि मजदूर को काम करते टाइम एक खोपड़ी मिली और उसी के साथ और अस्थि पंजर मिले। ये चीज़ें एक स्थानीय स्कूल शिक्षक कार्ल फुर्लोट को सौंप दी गई। यानी कि जो चीज़ें मिली थी किसको सौंप दी गई? कार्ल फुर्लोट एक शिक्षक को सौंप दी गई जो कि एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि वह खोपड़ी जो थी वो आधुनिक मानव की नहीं थी। फिर वह प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्लास्टर लिया और प्लास्टर से फिर उन्होंने इस खोपड़ी का क्या बनाया? ढांचा बनाया और उसे बॉन विश्वविद्यालय जो बॉन विश्वविद्यालय है उसके शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर थे, हरमन शौफ हुसैन, इनके पास भेज दिया और अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। तो उस समय जो विद्वान थे उन्हें इस बात पर फिर यकीन नहीं हुआ होगा। तो उस समय जो विद्वान थे, विद्वानों ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया और ये घोषित कर दिया कि यह जो खोपड़ी है एक व्यक्ति की है जो कि बहुत बाद के समय में हुआ था। मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में एक युगांतरकारी घटना 24 नवंबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो कौन सी पुस्तक थी? चार्ल्स डार्विन ने पुस्तक लिखी थी ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रकाशित हुई और उस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी 1250 प्रतियां उसके प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ बिक गई। यानी कि जब ये पुस्तक छपी तो इसके संस्करण की सभी जो 1250 पुस्तकें थी वो प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ बिक गई। और डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है, कि मनुष्य पहले एक जानवर था और जानवर का रूप ही बदलते बदलते फिर ये इंसान हुआ है। ऐसा कहा था किसने? चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। तो ऐसा कहने वाले थे चार्ल्स डार्विन। इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे, पहले हम यह देख लेते हैं, यहाँ पर हमें जीवाश्म, हमने एक शब्द यहाँ पर पढ़ा, जीवाश्म का मतलब क्या होता है? तो जीवाश्म यानी कि जिन्हें हम फॉसिल बोलते हैं इंग्लिश में, यह शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे या फिर जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो किसके लिए यूज़ करते हैं? या तो पेड़ पौधे हो सकते हैं बहुत पुराने या फिर मानव या जानवर।
उनके अवशेषों के छापे के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। तो ये एक पत्थर के रूप में बदलकर क्या करते हैं, अक्सर एक चट्टान में समा जाते हैं और लाखों सालों तक फिर उसी रूप में पड़े रहते हैं। इन्हें हम जीवाश्म या फॉसिल बोलते हैं। प्रजातीय स्पीसीज क्या होती है ये देख लेते हैं। तो प्रजातीय स्पीसीज होती हैं, ये जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रजातीय स्पीसीज कहलाती हैं। और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करके यानी कि संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। और एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चा पैदा नहीं कर सकते, यानी कि एक ही जाति के जो है वो दूसरी जाति में नहीं कर सकते। मतलब एक प्रजाति जो है वो दूसरी विशेष प्रजाति के साथ संबंध नहीं बना सकती, तो एक प्रजाति के दूसरी प्रजाति के साथ संभोग करके बच्चों को पैदा नहीं कर सकते। क्लियर। अब यहाँ पर बताया गया है, देखिए जीवाश्म प्राप्त करना जो है वो एक कठिन प्रक्रिया होता है। जो जीवाश्म अभी हमने पढ़े, तो जीवाश्मों को प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया होता है। ये पाई गई चीज़ों की सही जगह जानना और उनके काल का निर्धारण करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर चित्र में जो दिखाया गया है, इन उपकरणों को दिखाया गया है जो मिली वस्तुओं के स्थान को जानने के लिए प्रयोग किए गए हैं। पुरातत्वविद के बाईं ओर जो वर्गाकार, ये आप देख सकते हैं, जो वर्गाकार चौखटा दिखाया गया है वह एक ऐसी जाली यानी कि ग्रिड है जो 10 सेंटीमीटर के वर्गों में बटी हुई है और इसे मिली वस्तु के स्थान पर रखने से उस वस्तु की क्षैतिज स्थिति का पता चलता है। और दाहिनी ओर जो त्रिभुजाकार उपकरण दिख रहा है आपको, वह वस्तु की ऊर्ध्वाधर स्थिति को दर्शाने के काम में लाया गया है। ये जो यहाँ पर दिखाया गया है ऊर्ध्वाधर, यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रायंगल दिखाया गया है शेप में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस चित्र में, तो इस चित्र में दिखाया गया है कि जीवाश्म के ऊपर अगर देखें तो एक टुकड़े को उसके चारों ओर से घेरे पत्थर यानी कि चूना पत्थर से कैसे अलग किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस कार्य में कितने कौशल और धैर्य की भी आवश्यकता होती है। आप ये देख सकते हैं कितनी बारीकी से इस काम को किया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए ये चित्र दिखाया गया है आपको, ये है निएंडरथल मानव की खोपड़ी। कुछ लोगों ने इस खोपड़ी को पुरातनता को स्वीकार नहीं किया और यह बताया कि खोपड़ी जो है, या ये खोपड़ी तो किसी मूर्ख या जड़ बुद्धि प्राणी की है। इसको क्या कहा गया कि ये जो खोपड़ी दिखाई गई है किसी जड़ या मूर्ख इंसान की एक खोपड़ी है, ऐसा उन्होंने कहा गया। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मानव के क्रमिक विकास की कहानी दिखाई गई है कि किस किस क्रम में मानव का विकास किया गया है। तो यहाँ पर 4 खोपड़ियाँ दिखाई गई हैं। इन चारों खोपड़ियों को देखिए, तो खोपड़ी जब आप ये देखेंगे चारों की चारों खोपड़ी, तो खोपड़ी एक ये दिखाई गई है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक कुछ आज के मानव के टाइप की दिखाई गई है। तो जो पहली वाली खोपड़ी है ये एक वानर की खोपड़ी है। किसकी खोपड़ी दिखाई गई है भाई, एक वानर की है। फिर इस वाली खोपड़ी में अगर आप देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलोपिथिक, ये जो है ये वाली खोपड़ी सेकंड वाली ख वाली, ये एक ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामक प्रजाति की है। और नीचे जो खोपड़ी दिखाई गई है ये होमो इरेक्टस की है। ये सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी की है, जो सीधा खड़ा होकर चल सकता था। और जो सबसे लास्ट में दिखाई गई है खोपड़ी ये है होमो सेपियंस। ये चिंतनशील प्राज्ञ मानव यानी कि जो चिंतनशील कर सकता है, मनन कर सकता है, चीज़ों को सोच सकता है, उसकी। ये आज के मानव भी इसी प्रजाति के हैं, होमो सेपियंस प्रजाति के। और इस खोपड़ी में आप अधिक से अधिक जितनी समानताएं हैं और अंतर हैं यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी सूची बनाइए। और इसके लिए आप सबसे पहले इन खोपड़ियों का मस्तिष्क खोलो, जबड़ों और दांतों को भी भले भांति तरीके से देखो कि किस तरह से जबड़े और दांत दिखाए गए हैं। तो इस चित्र की अगर बात करें तो चित्र में खोपड़ियों की रचना जो दिखाई गई है उनमें भी जो अंतर पाएंगे उनका कारण वे परिवर्तन है जो मानव के क्रमिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं, यानी कि लगातार जो उनके विकास होते रहे हैं उसी के क्रम में यहाँ पर ही दिखाई गई हैं खोपड़ियाँ। तो मानव के क्रमिक विकास की कहानी बहुत ज़्यादा लंबी और कुछ जटिल या उलझी हुई भी है। इस संबंध में अनेक अनुत्तरित प्रश्न भी उठे हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न भी उठे हैं जिनके कोई उत्तर नहीं है। और नए प्राप्त तथ्यों और सामग्रियों से अक्सर पुरानी समझ तथा जानकारी में परिवर्तन संशोधन करने पड़े हैं। यानी कि इसके साथ क्या किया गया है, नए जो तथ्य आए हैं और सामग्रियां हैं उनसे अक्सर जो पुरानी समझ थी तथा जानकारी में हमें क्या करना पड़ा है, परिवर्तन और संशोधन करने पड़े हैं। आइए कुछ घटनाक्रमों और परिवर्तनों और उनके परिणामों पर कुछ अधिक गहराई से यहाँ पर चर्चा करते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है अब मानव के विकास के क्रम की। तो मानव के विकास के क्रम को 360 से लेकर 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। तो कब तक खोजा जा सकता है, यानी कि अगर मानव के विकास के क्रम की हम बात करें तो 360 से लेकर 240 लाख 60 वर्ग पहले तक खोजा जा सकता है। तब से मानव का विकास होता आ रहा है। तो कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना बहुत ही कठिन हो जाता है। यदि आप अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर माने तो 10 पृष्ठ 1 लाख वर्षों के बराबर और एक जो 100 पृष्ठ है वो 10 लाख वर्षों के बराबर होंगे। इसी प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए आपको 3600 पृष्ठों की पुस्तक की कल्पना करनी होगी। और यह वह समय था जब एशिया अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट्स नामक श्रेणियों का उद्भव हुआ था। फिर इसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनोइड कहते हैं। और इस उपसमूह में वानर यानी कि ऐप कहते हैं जिसको हम शामिल थे। और फिर बहुत समय बाद लगभग अब से 56 लाख साल पहले हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। अब से 56 लाख साल पहले मिलता है इनका। अच्छा, प्राइमेट क्या होता है जान लेते हैं। प्राइमेट क्या होता है? तो प्राइमेट ये स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह, यानी कि जो स्तनपायी होते हैं प्राणी उनके अंदर ये एक उपसमूह है ये। और इस प्राइमेट उपसमूह में वानर, लंगूर और मानव शामिल है। तो इसी के अंदर आता है मानव भी, वानर भी और लंगूर भी। उनके शरीर पर बाल होते हैं। बच्चे पैदा होने वाले ये क्या होते हैं, एक तो इनके शरीर पे बाल होते हैं और बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। जो बच्चा होता है वो माता के गर्भ में पलता है लंबे टाइम तक। और माताओं में बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियाँ होती हैं। प्राइमेट प्राणियों के जो दांत हैं वो भिन्न भिन्न किस्मों के होते हैं। तो ये है प्राइमेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होमोनिड जो है, यहाँ पर ये होमोनिड वर्ग होमोनॉइड उपसमूह से विकसित हुए और उनमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। होमिनॉइड का मस्तिष्क जो है वो होमिनिडों की तुलना में छोटा था। वे चौपाए थे, यानी 4 पैरों के बल चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत जो होमिनिड थे, होमिनिड ये सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे और उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल भी कर सकते थे। हम अगले अनुभाग में उनके द्वारा बनाए गए औजारों और उनकी विशेषताओं के बारे में अधिक बारीकी से भी चर्चा करेंगे। 2 प्रकार के साक्ष्य से हमें पता चलता है कि होमिनिडों का जो उद्भव है वो अफ्रीका में हुआ। कहाँ पर हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। पहला तो यह है कि अफ्रीकी वानरों यानी कि ऐप का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और दूसरा, सबसे प्राचीन जो होमिनिड जीवाश्म है जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश यानी कि जीन्स के हैं, तो वो पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और उनका समय 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म जो हैं वो 18 लाख वर्ष से पुराने नहीं हैं। तो वो 18 लाख वर्ष से पुराने नहीं हैं, अफ्रीका के यहाँ पर सबसे पुराने हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे हाथ का क्रमिक विकास, यानी कि हाथ का जो विकास है वो कैसे कैसे हुआ। अब ये देखिए यहाँ पर इस आकृति की अगर हम बात करें तो पहली आकृति जो यहाँ पर ये हमें दिखाई गई है ये हाथ की आकृति है। और ये आकृति चिंपैंजी की ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाते, जिस तरह से चिंपैंजी होता है ना उसकी तरह यहाँ पर दर्शाई गई है। अब इस वाले चित्र को देखिए, ये आकृति होमिनिड की दुरुस्त व सूक्ष्म पकड़ दिखाती है कि होमिनिड यहाँ पर चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से पकड़ सकता है। और अगर तीसरी आकृति हम देखेंगे तो इस आकृति में मनुष्य के हाथ की सशक्त पावर पकड़ को दिखाती है। यहाँ पर देखो कितने अच्छे से चीज़ पकड़ रखी है पूरे मुट्ठी बांध के। तो हाथ की सशक्त पकड़ का विकास संभवतः ठीक व सूक्ष्म पकड़ से पहले ही हुआ होगा। चिंपैंजी की ठीक पकड़ की तुलना मनुष्य के हाथ की ठीक व सूक्ष्म पकड़ से अब कर सकते हैं आप, और इनकी सूची बना सकते हैं। तो आपने देख लिया ना इसमें क्या अंतर है। हिंदी में जीन्स जो है, जीन्स शब्द के प्रयोग जो होता है वो वंश के लिए भी किया जाता है। जीन्स शब्द का यूज जो आज के टाइम में हम करते हैं वो वंश के लिए किया जाता है, जीन्स शब्द का यूज़ हिंदी में। चलिए इसी के साथ यहाँ पर देखिए होमिनिड या होमिनेड ये नामक परिवार के सदस्य होते थे। जो होमिनिड थे ये होमोनेड नामक परिवार के सदस्य होते थे और इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हैं।
होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं हैं। अब देखेंगे होमिनिड्स की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि मस्तिष्क का बड़ा आकार, इनके मस्तिष्क बड़े होते थे। पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता होती थी इनमें। दो पैरों के बल चलना, दो पैरों के बल चलते थे। हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकता था और उनका इस्तेमाल भी कर सकता था। तो ये सब होमिनोइड की विशेषता हुआ करती थी, ये सब इनमें था। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है और इन शाखाओं को जीन्स कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन शाखाओं में प्रत्येक की इकाई प्रजातियां होती हैं। इनमें क्या होता है, इन सभी में, इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इनके अंदर कई अलग अलग प्रजातियां पाई होती हैं। और ऑस्ट्रेलोपिथिक और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, उनके जबड़े, उनके दांत के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, यानी कि जो ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस होते हैं इनका जो माइंड का आकार है वो बड़ा होता है होमो से। जबड़े इनके अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज़्यादा बड़े होते हैं इन लोगों के, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के। दरअसल इन प्रजातियों के जो वैज्ञानिक हैं, इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों के द्वारा जो नाम दिए गए हैं वे सभी लातिनी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं लैटिन, और यूनानी भाषाओं के शब्दों से ही बने हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो नाम है वो लातिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी कि दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी कि वानर से मिलकर बनाया हुआ है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी ऐप यानी कि वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे हैं, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत जबड़ा होना, जो पिछले दांत बड़े होना और हाथों की दक्षता का सीमित होना। तो उनमें सीधे खड़े होकर चलने की अधिक क्षमता भी नहीं थी, क्योंकि वह अभी भी अपना बहुत सा समय पेड़ों पर गुजारता था। इसलिए उनमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक विशेषताएं अब भी मौजूद थी, जैसे कि आगे के अवयवों का लंबा होना और हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा हुआ होना, और जो उसके टखने थे और टखनों के जोड़ जो थे उनका घुमावदार होना। टखने घुमावदार थे। कालांतर में जब औजार बनाने लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई तब मानवीय विशिष्टताओं तथा लक्षणों का भी विकास उनमें होता गया। आदिकालीन मानवों के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है और इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की संरचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो प्रारंभिक मानवों की जो प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशेषता के आधार पर बांटा गया है। तो प्रारंभिक मानवों को किस आधार पर इन्होंने अलग अलग किया है, तो उनकी खोपड़ी के साइज के आकार पर, और जो उनके जबड़े की विशेषता, उनका जबड़ा, उसके आधार पर इन्होंने अलग अलग किया है। इसलिए हमने प्रश्न नंबर 10 पे देखा। और ये विशेषताएं जो है सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था यानी कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म यानी कि वांछित परिणाम प्राप्त होने से ही विकसित हुई होंगी, जब उन्हें सही से परिमाण कुछ मिला होगा। यहाँ पर अगर हम देखें ये जो चित्र दिखाया गया है, ये चित्र देखिए होमिनोइड के बारे में पहले जान लेते हैं। होमिनोइड क्या है, तो बंदरों से कई तरह से भिन्न होते हैं। होमिनोइड जो होते हैं वो बंदरों से कई तरह से भिन्न होते हैं। जो होमिनोइड है उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और उनकी पूंछ भी नहीं होती। होमिनिडों के विकास और निर्भरता की अवधि भी अधिक लंबी होती है। अगर यहाँ पर ये चित्र देख रहे हैं आप, तो ये दृश्य जो है ये पूर्वी अफ्रीका की ओल्डुवई गॉर्ज रिफ्ट घाटी का है। तो कहाँ की है ये, अफ्रीका की एक घाटी है ओल्डुवई गॉर्ज रिफ्ट घाटी है, जो उन इलाकों में से है जहाँ पर आदिकालीन मानव के इतिहास के चिन्ह पाए गए हैं। चित्र के बीच में जो पृथ्वी की भिन्न भिन्न सतह हैं उन्हें आप देखिए। इनमें से हर सतह पर एक अलग अलग भूवैज्ञानिक चरण को दर्शाती है अलग अलग जगह। कहीं पर आप देखेंगे किस तरह की मिट्टी वगैरह दिखाई गई है, कहीं पर किस तरह की, तो आप इनको देख सकते हैं, अलग अलग यहाँ पर शो कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस ओल्डुवई गॉर्ज की खोज में 17 जुलाई 1959 का दिखाया गया है। तो इसमें लिखा है कि ओल्डुवई गॉर्ज सर्वप्रथम 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में एक जर्मन
तितली संग्राहक के द्वारा खोजा गया था, मतलब जो तितली संग्राहक था ये उसके द्वारा खोजा गया था। लेकिन आगे चलकर यह ओल्डुवई नाम मैरी और लुइस लीकी के साथ गहराई से जुड़ गया, जिन्होंने यहाँ 40 वर्ष से भी अधिक समय तक शोध कार्य किया था। मैरी लीकी ने ही ओल्डुवई और लेतोली में पुरातत्व खुदाई कार्य की देखभाल की थी और वहाँ की गई अनेक रोमांचक जो खोजें थी उनमें भी उसका हाथ रहा था। लुइस लीकी ने अपनी जो इस अद्भुत खोज का वर्णन इस प्रकार किया है। तो यहाँ पर देखेंगे इन्होंने अपनी इस खोज का वर्णन किस प्रकार यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर लुइस लीकी बताते हैं कि उस दिन सवेरे जब मैं उठा तो मुझे सिर में दर्द और हल्का सा बुखार महसूस हो रहा था। इच्छा तो नहीं थी, पर मुझे शिविर में ही रहना पड़ा। चूँकि हम दोनों में से मैं काम पर नहीं जा रहा था, इसलिए मैरी के लिए काम पर जाना ज़रूरी हो गया था। हमें अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ 7 सप्ताह का ही समय मिला था, जो जल्दी जल्दी बीत रहा था। इसलिए मैरी अपने दोनों इनके कुत्तों का नाम था सैली और टूटस। तो सैली और टूटस के साथ खुदाई पर चली गई और मैं बेचैन होकर पीछे शिविर में रह गया। कुछ समय बाद शायद मेरी झपकी टूटी तो मैंने लैंड रोवर की आवाज़ सुनी। वह बड़ी तेज़ी से शिविर की ओर आ रही थी और मुझे पल भर के लिए एक सपना सा आ गया और मुझे लगा कि मैरी को किसी जहरीले बिच्छू ने काट लिया है। वह सैकड़ों की तादाद में बिच्छू थे वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बिच्छू थे, अथवा किसी सांप ने उसे डस लिया है जो कुत्तों की नज़र से बच निकला होगा। तो यहाँ पर जो लैंड रोवर है वो गाड़ी खड़खड़ाहट के साथ रुकी और मैंने कई बार मैंने उसे पा लिया। अब सिर दर्द से लड़खड़ा रहा था। मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया और मैंने पूछा, अरे क्या हुआ, क्या पा लिया, क्या चोट खा बैठी? मैरी ने कहा, उसी को, बस उस आदमी को, हमारे आदमी को पा लिया, उसी को जिसे हम पिछले 23 वर्षों से खोज रहे थे। जल्दी आओ, मुझे उसके दांत मिल गए हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये खोजा था, ये रहा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके दांत कितने सारे दिखाए गए हैं। तो ये इन्होंने खोजा था और इसको पाकर ही वो इतनी खुश हुई थी कि जिसको हम पिछले 23 सालों से ढूंढ रहे हैं वो ये है, जिसको आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर देखिए यह सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था किस तरह से यहाँ पर दिखाई गई है। एक सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था देखिए, किसी भी बॉक्स के विशेष किसी विशेष की ओर इंगित तीर के निशान उन प्रभावों को बताते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई है। जैसे कि पहला देखिए, यहाँ पर पहला बताया गया है मस्तिष्क के आकार और उसकी जो क्षमता में वृद्धि हुई है, उससे औजार बनाने का विकास हुआ। यहाँ पर देखो, आँखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना, ये भी औजार बनाने से हुआ। या फिर इन चीज़ों से औजार बनाना आया, एक दूसरे पर डिपेंड। एक तरह से सीधे खड़े होकर चलना आया तो औजार बनाना भी आया। और यहाँ पर देखो, औजारों के इस्तेमाल के लिए और बच्चों व चीज़ों को ले जाने के लिए हाथों का मुक्त होना, तो हाथ मुक्त हुए तो यहाँ पर औजार भी काम आए। और सीधे खड़े होकर चला तो वहाँ पर वो इस काम को भी कर पाया। तो किसी भी बॉक्स से दूर इंगित करने वाले तीर की निशानी बताते हैं कि बॉक्स में बताए गए विकास के क्रम अन्य प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित किया, यानी कि एक दूसरे को इन्होंने किस तरह से यहाँ पर प्रभावित किया। एक दूसरे से ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए उदाहरण के लिए अगर देखें तो 2 पैर पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण हाथ बच्चों या चीज़ों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए। भाई जब खड़ा होकर सीधा चल सकता है तो बच्चों को उठा के ले जा सकते हैं। और जो मतलब जैसे जैसे हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया त्यों त्यों वैसे वैसे 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी बढ़ती गई। इससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हाथ भी स्वतंत्र हो जाने का लाभ तो मिला ही, और साथ ही साथ 4 पैरों की बजाय अब 2 पैरों पर चलने से शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी। लेकिन दौड़ते समय यह लाभ उल्टा हो गया। लैतोली तंजानिया में मिले होमिनिड के पदचिन्हों के जीवाश्म, इसको देखिए, इस अनुभाग का आवरण पृष्ठ में देखना है, ये दिखाई देगा हमें ये। और हादार इथियोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्मों से पता चलता है कि तत्कालीन मानव 2 पैरों पर चलने लगे थे, यानी कि उस टाइम के जो मानव थे वो 2 पैरों पर चलने लगे थे। लगभग 25 वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन से, यानी कि हिमयुग के प्रारंभ में, जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए थे तो जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए।
तापमान और वर्षा में कमी होने के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ता गया। तो जैसे जैसे यहाँ पर 25 लाख वर्ष पहले के टाइम की बात है अब से, तो ध्रुवीय हिम आच्छादन का मतलब होता है हिमयुग के प्रारंभ में। तो पृथ्वी के बड़े भाग पर जो बर्फ़ थे वो ढहने लगे। अब बर्फ़ ढहेंगे तो वही सिंपल सी बात है, जलवायु में परिवर्तन होगा। इससे जो वनस्पति हैं उनकी स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए और इसी के साथ यहाँ पर तापमान में कमी और इसी के साथ यहाँ पर कमी होने के कारण ही जंगल भी कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल भी बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के प्रारंभिक रूप जो कि जंगलों में रहने के आदी थे वो, और इसी के साथ साथ ये सब क्या होते चले गए, ये धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां आ गई जो सूखी पत्तियों में आराम से रह सकती थी। यानी कि ये तो लुप्त हो गए, ये तो ख़त्म हो गई यहाँ पर ये वाली प्रजाति, और उनकी जगह यहाँ पर दूसरी प्रजाति आ गई। और ये जो प्रजाति आई थी ये यहाँ पर सूखी परिस्थितियों में भी रह सकती थी, यहाँ पर सूखे की परिस्थिति में भी रहना इनको आता था। और इनमें जीन्स होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे। तो जो जीन्स होमो है इसके सबसे पुराने प्रतिनिधि इन्हीं में शामिल थे। इसी के साथ अगर हम बात करें आगे, तो इसमें बताया गया है होमो लातिनी जो है ये भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। तो होमो का अर्थ यहाँ पर क्या बताया गया है, आदमी, लैटिन भाषा में। यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल है, यानी कि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा और इन प्रजातियों को हम उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन प्रजातियों को जो नाम दिए गए हैं वो इनकी विशेषताओं, जिनकी फीचर्स हैं, इनके आधार पर अलग अलग दिए गए हैं। इस प्रकार जीवाश्मों को होमो हैबिलिस औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले, और होमो सेपियंस जो थे वो प्राज्ञ या फिर चिंतनशील मनुष्य के रूप में वर्गीकृत यहाँ पर किया गया है। होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त किए गए। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म ये अफ्रीका और एशिया दोनों में पाए गए। तो ये होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जो जीवाश्म मिले हैं ये अफ्रीका और एशिया दोनों ही कॉन्टिनेंट में पाए गए हैं। यथा हुबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना, केन्या, मोड़, जोकोरते और जो संगीरन है ये जावा, इन एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्म की तुलना में परवर्ती काल के हैं। इसलिए यह अधिक संभव है कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी तथा पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी 20 से यहाँ पर 15 लाख साल पहले यहाँ पर गए। ये प्रजातियाँ लगभग 10 लाख पहले तक जीवित रहीं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो प्रजातियाँ हैं करीब करीब अब से 10 लाख पहले तक यहाँ पर जीवित रही। यहाँ पर आप ये मैप देख सकते हैं, ये मैप दिखाया गया है। तो ये है अफ्रीका, ये मैप में आपको दिखाया गया है अफ्रीका, ये अफ्रीका है। यहाँ पर ये चाड, सूडान, ये मोरक्को यहाँ पर दिखाया गया है। इसी के साथ यहाँ पर देखेंगे तो आप ये दक्षिण अफ्रीका, ये कांगो यहाँ पर दिखाया गया है, और इसी के साथ ये सोमालिया, इथियोपिया, केन्या और तंजानिया, और यहाँ पर मोजाम्बिक दिखाया गया है। तो ये अफ्रीकी के भ्रंश रिफ्ट घाटी यहाँ पर आपको दिखाई गई है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये पूरा मैप यहाँ पर अफ्रीका का दिखाया गया है। कुछ दृष्टांतों में जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया गया है जहां उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले थे। यानी कि जो जीवाश्म है इनका नामकरण उन स्थानों के आधार पर ही कर दिया जहां पर वो सबसे पहले मिले थे। जैसे कि जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेसिस कहा गया, जबकि नियंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को होमो नियंडरथेलेसिस श्रेणी में रखा गया। तो वहाँ पर पाए गए जगह के स्थान के आधार पर इनके नाम रख दिए गए। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्गेसिस और होमो नियंडरथेलेसिस के हैं। ये दोनों ही होमो सेपियंस आद्य प्राज्ञ जो मानव है, आद्य प्राज्ञ मानव प्रजाति के हैं। हाइडलबर्ग मानव ये अब से 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व तक का जो टाइम पीरियड उस टाइम के हैं, जो कि दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके जीवाश्म अफ्रीका यानी कि अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए हैं। नियंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 वर्ष तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे। वे पश्चिमी यूरोप में लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गए। सामान्यतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क जो है वो बड़ा होता था, जबड़े बाहर की ओर
कम निकले हुए और दांत जो थे वो छोटे होते थे, जैसा कि हमने चित्र 10 में देखा। और उनमें मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता है। जबड़ों तथा दांतों में हुआ परिवर्तन संभवतः उनके खान पान में हुए भिन्नता से संबंधित है, यानी कि उनके जबड़ों और दांत में जो परिवर्तन हुआ वो उनके खाने पीने की वजह से ही उसमें जो है जो विभिन्नता आई थी, उसमें अलग अलग उसमें हमें देखने के लिए चीज़ें मिली। अब हम देखेंगे विश्व में मानव प्रजातियों का निवास कहाँ कहाँ पर रहा, ये एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर बात की गई है 50 से लेकर 10 लाख साल पहले तक। तो 50 से 10 लाख साल पहले तक जो मानव था वो कहाँ पर था, तो ये अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेश में था। और ये कौन थे, तो ये थे ऑस्ट्रेलोपिथिक, प्रारंभिक होमो और होमो इरेक्टस। इसी के साथ 10 लाख से 40,000 वर्ष के पूर्व जो थे ये कहाँ पर थे, तो ये अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र में थे। और ये कौन थे, तो ये होमो इरेक्टस थे, आद्य होमो थे, आद्य होमो सेपियंस थे, नियंडरथल मानव थे, होमो सेपियंस थे और आधुनिक मानव भी थे। फिर इसके बाद 45,000 वर्ष पहले कहाँ पर मिले, तो ऑस्ट्रेलिया में। और ये कौन थे, तो ये आधुनिक मानव थे ऑस्ट्रेलिया में, जब से 45,000 साल पहले मिले। फिर 40,000 वर्ष से लेकर अब तक ये उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रांत द्वीप समूह में। और ये जो है कहाँ पर, ये कौन थे, तो ये थे बाद वाले नियंडरथल आधुनिक मानव थे ये। इसी के साथ फिर हमने देखा आगे चलते गए तो यहाँ पर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिकी रेगिस्तान और इसी में वर्षावन भी हमने देखे। तो इस चैप्टर को फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी इसका बचा हुआ पार्ट हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।